अब माइटोसिस में स्टेप्स देखेंगे। इंटरफेज के स्टेप्स देख ली, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इंटरफेज के बाद क्या होगा, इंटरफेज में प्रिपेयर करी थी डिवाइड होने के लिए। इंटरफेज के बाद आएगा हमारा M फेज, माइटोटिक फेज। तो उसके भी 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके कैरियोकाइनेसिस होगा जिसके 4 स्टेप्स होंगे। उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के 4 स्टेप्स। सबसे पहला कौन सा स्टेप है, प्रोफेज। प्रो का मतलब ही होता है जो चीज सबसे पहले हो रही है। प्रोफेज अर्ली 2 फेजेस में डिवाइड हुआ है, ये भी अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, इंटरफेज में जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए थ्रेड की तरह पूरा फैला रहता है। पूरे में जैसे थ्रेड फैला दो, ऐसे पूरे थ्रेड की तरह फैला रहता है। और जब माइटोसिस करते हैं, जो माइटोसिस होती है उसमें तो क्रोमोसोम बन जाते हैं ना। तो जब माइटोसिस स्टार्ट होगी, सबसे पहला फेज प्रोफेज है, तो जो थ्रेड की तरह फैला हुआ है उसको हमें कंडेंस करना है, उस थ्रेड को कंडेंस करना है। तो जैसे कि धागा और वो होता है जिसपे धागा लपेटते हैं सिलाई वाले लोग, रील होती है, क्या बोलते हैं उसको, उस पे ऐसे धागा धागा लपेट देते हैं ना पूरे पे। ऐसे हमारा जो पूरा फैला हुआ डीएनए है वो आपस में वो लिपट जाएगा, वो डिटेंगल होना स्टार्ट होगा। तो अर्ली प्रोफेज में तो टैंगल डीएनए पूरा फैला हुआ पूरा का पूरा डीएनए के थ्रेड्स हैं। तो क्या स्टार्ट होगा इसमें, इनिशिएशन ऑफ डीएनए कंडेंसेशन। इसमें कंडेंसेशन होनी स्टार्ट होगी, डीएनए पैक होना स्टार्ट होगा। कंडेंस मतलब पैक, टाइट चीज, तो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा ताकि क्रोमोसोम बन सके। क्रोमोसोम बनाना है ना, माइटोसिस में क्रोमोसोम नजर आते हैं, तो क्रोमोसोम बनाने के लिए इसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। सी से कंडेंसेशन, सी से क्रोमोसोम। और हमारे जो सेंट्रोजोम है वो मूव करेंगे टू दी अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल्स में सामने ये एक दूसरे के अपोजिट पोल्स होंगे, तो सामने सामने जाएंगे ताकि माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस बन सके। सेंट्रोजोमी जो तो होते हैं ना, जो स्पिंडल फाइबर्स निकालते हैं और जिससे माइटोसिस हो पाती है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, टैंगल डीएनए पड़ा हुआ है, उसकी इनिशिएशन हो जाएगी कंडेंसेशन की, और सेंट्रोजोम स्टार्ट कर देंगे मूव टू अपोजिट पोल। फिर इसके बाद आएगा हमारा लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होगा, जो हमारा कंडेंसेशन अर्ली प्रोफेज में इनिशिएट हुई थी, यहाँ पे थोड़ी सी कंडेंसेशन हो चुकी है, अब वहाँ शुरू हो गई थी, लेट प्रोफेज तक कंडेंसेशन हो चुकी है, थोड़ी सी हो चुकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी सी कंडेंसेशन हो गई, सम कंडेंसेशन। तो हमारा डीएनए अनटैंगल हो चुका है, डीटैंगल पूरा अनटैंगल हो चुका है, पूरा सुलझ चुका है अच्छे से, कंडेंसेशन हो गई है। और हमारे जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेल होता है ना, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही होता है। गोल्जी अपरेटस, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही रहता है। न्यूक्लियर एनवेलप, ये पूरी न्यूक्लियस की जो एनवेलप होती है, मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप, ये डिसअपियर कर जाएंगे। तो न्यूक्लियस के पास वाले स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस की एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि माइटोसिस में न्यूक्लियस गायब हो जाता है ना, जो हमारे क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। तो न्यूक्लियस गायब होने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खत्म होना होगा, तो वो डिसअपियर हो जाएगी। तो क्रोमोसोम्स जो हमें यहाँ पे नजर आएंगे वो क्या होंगे, उसके पास 2 क्रोमाटिड्स होंगे, क्योंकि एस फेज में क्या हुआ था, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस हुआ था, डीएनए डबल हुआ था ना। तो एक की जगह अब हमारे क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमाटिड्स होते हैं, क्योंकि डीएनए पहले ही डबल हो चुका है। डीएनए डबल होने से पहले क्रोमाटिड एक ही होता है, एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमाटिड होता है। बट आफ्टर एस फेज के बाद ही चल रहा है ना ये सब, एस फेज के बाद G2 आया, फिर उसके बाद माइटोसिस चल रहा है, तो अब कैसे क्रोमोसोम नजर आएंगे हमें, विद 2 क्रोमाटिड्स। प्रोफेज के बाद आएगा हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी लेट प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुई थी, यहाँ पे खत्म, बिल्कुल खत्म ही हो चुकी, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर नहीं आएगी, बस साइटोप्लाज्म है पूरे में, और साइटोप्लाज्म में हमारे क्रोमोसोम्स पड़े हैं। कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुकी है। शुरू कहाँ पे हुई थी, अर्ली प्रोफेज में, थोड़ी सी कंडेंसेशन लेट में हो गई थी, और यहाँ पे कंप्लीट है। बेस्ट फेज होता है ये टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ आर क्रोमोसोम्स। अब मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, अटैच करेंगे टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है एट द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम, जो सेंट्रोमियर होता है उसके साइड्स में होते हैं काइनेटोकोर्स। तो वहां पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच करेंगे एंड मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगी। पहले इनको आके स्पिंडल फाइबर्स इस पे अटैच करेंगे, ये कहीं कहीं पड़े होंगे, और इसको सेंटर में लेके आएंगे। जब ये सेंटर में आ जाएंगे, उस
को बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। ये जो क्रोमोसोम सेंटर में ऐसे लाई कर रहे हैं उस पूरे को बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। वो बन गई। स्पिंडल फाइबर्स ये निकल रहे हैं सेंट्रोजोम से, तो ये हमारा मेटाफेज है। इसी के ऊपर नाम है मेटाफेजिक या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। ये इमेजिनरी प्लेन होता है जिसमें क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। मेटाफेज में वो होता है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन, उसमें जो क्रोमोसोम्स अलाइन है उनको बोलते हैं प्लेट, क्रोमोसोम्स की इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेजिक प्लेट। और कौन कर रहा है ये? स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं मेटाफेजिक प्लेट, काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे और इसको यहाँ पे अरेंज करवा देंगे। मेटाफेज के बाद आएगा हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा। जो हमारा मेटाफेज में ये सेंट्रोमियर है, इन दोनों ने अपोजिट साइड से अटैच हो रखे हैं, ये इस वाले क्रोमाटिड से इससे। तो क्या होगा? ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ये अपनी तरफ, तो ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा। तो एनाफेज में यही होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो क्रोमाटिड सेपरेट हो जाएंगे दोनों। ये हमारा क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से इसका ये वाला क्रोमाटिड और ये दोनों अलग अलग हो गए। अब ये तो तुम्हें पता है ना, अब ये चीज़ समझ आ गई ना कि ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। तो कितने क्रोमोसोम हो गए? 2 क्रोमोसोम है अभी ये। तो 2 क्रोमोसोम क्यों बने? ताकि 2 डॉटर सेल्स में जा सकें। तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। इसमें एक क्रोमोसोम था विद 2 क्रोमाटिड्स, उसमें जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम जाएगा वो कैसा होगा? एक क्रोमोसोम में होगा विद सिंगल क्रोमाटिड। फिर एस फेज में वहाँ पे भी ऐसे क्रोमाटिड 2 हो जाएंगे। तो एनाफेज में जो क्रोमोसोम है उसके पास कितने क्रोमाटिड है? एक ही है। मेटाफेज में एक क्रोमोसोम के पास कितने थे? 2 क्रोमाटिड्स थे। और उससे पहले प्रोफेज में एक क्रोमोसोम के पास वहाँ पे भी 2 क्रोमाटिड्स थे। तो एनाफेज में क्या हो गया? स्प्लिटिंग होने की वजह से अब एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमाटिड है। तो क्योंकि क्रोमाटिड सेपरेट हो गए और ये क्रोमाटिड्स क्या करेंगे? दे माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स। तो ये वाला इस पोल में जाने लगेंगे और ये इस पोल में। ये जो क्रोमाटिड्स के सेंट्रोमियर्स हैं वो फेस करेंगे सेंट्रियोल्स को, और जो ये आर्म्स हैं क्रोमोसोम के, दे विल ट्रेल बिहाइंड, वो पीछे की साइड रहेंगे। क्योंकि इसी से तो अटैच्ड है ना, ये हमारे काइनेटोकोर से अटैच है। और काइनेटोकोर क्या होते हैं? जो सेंट्रोजोम है उसके सरफेस पे अटैच्ड होते हैं, तो उसको अपनी तरफ ही खींच रहे हैं। तो ये सेंट्रोजोम इसे फेस कर रहा है, एंड जो हमारी आर्म्स हैं दे विल ट्रेल बिहाइंड, वो पीछे रह जाएंगी। इसके बाद आएगा हमारा टीलोफेज। लास्ट फेज है टीलोफेज। इसमें क्या होंगे? क्रोमोसोम्स वापस से डीकंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि अब दोबारा से 2 न्यूक्लियस बनाने हैं, इसलिए क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होना टाइट होना था, डीकंडेंस मतलब इसका मतलब है कि वो लूज हो जाएंगे, थ्रेड जैसे बन जाएंगे फिर से। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे, दे विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी लूज करने का मतलब क्या है? कि पहले हमें क्रोमोसोम नजर आ रहे थे कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, अब नजर नहीं आएगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब क्या नजर आएगा? थ्रेड ऑफ डीएनए पूरा का पूरा। अब प्रोफेज की उल्टी चीजें होंगी यहाँ पे, जो प्रोफेज में होता है उसका उल्टा। डीकंडेंस हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप वहाँ चली गई थी, यहाँ वापस आ जाएगी। गोल्जी, न्यूक्लियोलस, ईआर, ये सब रीअपियर कर जाएंगे और 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी अपोजिट पोल्स पे, 2 न्यूक्लियस बन गए। ये हमारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल की एक्चुअल डिवीजन होगी। एनिमल्स में कैसी सेल डिवीजन होती है? 2 न्यूक्लियस बन गए थे ना पिछले वाले में कैरियोकाइनेसिस से, तो ये दोनों न्यूक्लियस 2 सेल्स के पास जाने चाहिए। तो उसके लिए सेल की डिवीजन होगी। अब कैसे होती है? एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग होती है। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो उसमें कैसे होगा ये चीज़? उसमें कैसे साइटोकाइनेसिस होगी? उसमें फरो फॉर्मेशन होगी। इस टाइप की सेल डिवीजन को बोलते हैं सेंट्रीपीटल। और जो प्लांट्स हैं उसमें क्या होंगे? जो फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर, गोल्जी एटसेट्रा, ये स्टार्ट करेंगे। दे स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम सेंटर बाय फॉर्मिंग सेल प्लेट। ये सेंटर में सेल प्लेट बनाने लग जाएंगे। ये नए 2 न्यूक्लियस बन गए थे, यहाँ पे सेंटर में सेल प्लेट बनेगी, मेनली फ्रॉम गोल्जी। इस पे ही क्वेश्चन आता है, सेल प्लेट कौन से ऑर्गेनेल की होती है? जो उसके रेमनेंट्स थे, फ्रेगमेंट्स थे गोल्जी के, वो यहाँ पे सेल प्लेट बनाएंगे सेंटर में। उसको हम बोलते हैं, इस टाइप की सेल डिवीजन को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से बाहर की तरफ आना। अब ये सेंट्रीफ्यूगल एनिमल्स में, प्लांट्स में और सेंट्रीपिटल एनिमल्स में कैसे याद होगा? मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, प्लांट्स में पी है बट सेंट्रीफ्यूगल में पी नहीं है, यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। और एनिमल्स वाले में सेंट्रीपिटल है। उसमें कैसी सेल डिवीजन होगी? अच्छा, इस पहले इसकी कंप्लीट कर देती हूँ। सेंट्रीफ्यूगल में सेंटर में सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी, उसको फ्रेगमोप्लास्ट भी बोलते हैं।
ये साइड में ग्रो करेगी, सेल प्लेट बाहर की तरफ ग्रो करेगी और पूरी एंड को टच कर देगी, और जिस एंड्स को टच करेगी तो ये अलग हो जाएगा पूरा, तो 2 सेल्स बन जाएंगी, ये अलग और ये अलग। और सेंट्रीपीटल वाली एनिमल में क्या होगा, फरो फॉर्मेशन हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर आराम से फरो बन सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे फरो मतलब अंदर की साइड पिट सा बन जाएगा, और फिर वो अंदर डीप होता जाएगा, अंदर की साइड ऐसे डीप होता जाएगा वो, और डीप होते होते सेंटर पे पहुंच के 2 अलग अलग सेल्स बन जाएंगी। अब अगर साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इसका क्या मतलब है? न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो तो क्या होगी? न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गई थी, अब साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगा तो एक ही सेल में ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाएंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाएगी, जिसको और क्या बोलते हैं? सिंसाइशियम। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को ही सिंसाइशियम बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट वाटर जो होता है दैट इज सिंसीशियम, मल्टी न्यूक्लिएट होता है वो।